वेलकम गाइस टू JPIS एकेडमी। JPIS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री की आज की क्लास में हम मुगल वंशज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमने अकबर, उनके फादर हुमायूं और बाबर के बारे में स्टडी किया है मुगल डायनेस्टी से। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा वो किस पर होगा? बाबर, हुमायूं और उनके पुत्र अकबर पर। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज के प्रैक्टिस सेशन को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हम कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, दैट हैज आस्क्ड, जो कि पूछा जा रहा है, मुगल वंश का कार्यकाल क्या था? द रूलिंग पीरियड ऑफ मुगल डायनेस्टी। रूलिंग पीरियड ऑफ मुगल डायनेस्टी पूछा जा रहा है। मीन्स बाबर में भारत पर कब से लेकर के शासन प्रारंभ किया था और उसके द्वारा स्थापित की गई मुगल डायनेस्टी कब तक चली थी? ओके, दैट इज स्टार्टेड इन 1526। हम सभी जानते हैं 1526 में स्टार्ट हुआ था और ये कब तक चला? इन रियलिटी इन पावर, अगर हम देखें तो शासन सत्ता को प्रारूप मतलब व्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का काम औरंगजेब ने किया था 1707 तक, और वैसे ये चला था 1857 तक। ठीक है, मुगल डायनेस्टी जो थी 1526 से स्टार्ट होकर के 1856 तक चली थी। बट इन एक्टिव एज अ गुड किंग it continued 1707, the time period of औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पीरियड तक ये चला था। मुगल वंश का कार्यकाल क्या था? तो 1526 1526 से लेकर के 1857 क्या था? 1526 से लेकर के 1857 मुगल डायनेस्टी का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसे हम समझ सकते हैं, मुगल जो है वो दो भाषाओं से मिलकर बना है, मंगोल और तुर्क। किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? मंगोल और तुर्क, दो भाषाओं से मिलकर के बना है मुगल। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि माता की तरफ से बाबर या मुगल जो थे वो किस वंश के थे, मंगोल के थे या तुर्क वंश के थे? तो मदर साइड से, मैटरनल जो साइड था इनका, वो मंगोल का था, और जो पैटर्नल था, पिता का जो था, वो तुर्क था। बाबर जो था वो किस ग्रुप का, किस वंशज का तुर्क था? तो क्या था? चकदाई वंश का था। कैसा तुर्क था? चकदाई तुर्क था। अगर इसके तुर्क की बात आती है तो कौन सा तुर्क था? चकदाई। मीन्स इट कंटिन्यूअसली, अगर हम देखें तो मंगोल का शाब्दिक, मुगल का शाब्दिक अर्थ मंगोल और तुर्क दो लोगों से मिलकर के बना है, और जो मंगोल वंशज थे या डायनेस्टी थी जो, वो चकदाई तुर्क से बिलोंग करती है। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट। हम अगला देखते हैं, दैट इज, वह कौन सा क्षेत्र है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एरिया? वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर बाबर ने सबसे पहले आक्रमण किया था? व्हेन ही एंटर्ड इन इंडिया, जब वो भारत में प्रवेश कर रहा था, तो वो कौन सा क्षेत्र था भारत का जहां पर बाबर ने सबसे पहले अटैक किया? दैट वॉज नॉट पानीपत, इट्स क्लियर। वो पानीपत नहीं था, ये पहले ही स्पष्ट है, क्योंकि पानीपत तक पहुंचने से पहले उसे भारत में एंट्री करनी थी, और भारत में एंट्री करते समय वो किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो वैसे तो वीरा, सियालकोट और लाहौर तीनों आते हैं, लेकिन स्पेशली अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर लाहौर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? लाहौर। वैसे कॉमनली 3 पर्टिकुलर क्षेत्र आते हैं, वीरा, वीरा कहते हैं, लाहौर और सियालकोट। कौन सा क्षेत्र आता है? सियालकोट।
मीन्स जब बाबर भारत के लिए कूच कर चुका था तो भारत में प्रवेश करने से पहले वो वेरा, सियालकोट और लाहौर क्षेत्र पर आक्रमण करते हुए भारत में एंट्री किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ और कहाँ हुआ था? बाबर का राज्याभिषेक, अगर हम देखें तो 12 वर्ष की अवस्था में बाबर का राज्याभिषेक हुआ था। जब ये 1494 कब हुआ था? ये 12 वर्ष के थे, इनकी एज कितनी थी? 12 इयर्स। अगर ईयर देखें तो 1494, 1419वीं ईसवी सदी या ईसवी सन में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और कहाँ हुआ था? वो था फरगना। कहाँ के राजा बने थे? 12 वर्ष के एज में इनके फादर की डेथ हो गई और इन्हें फरगना का नया राजा नियुक्त कर दिया गया। कब? 1494 में। परंतु ये रूल्स जो था वो कैरी ऑन नहीं हो पाता है, क्योंकि इन्हें यहाँ से जो फरगना से इनको खदेड़ दिया जाता है शाहवानी खान के द्वारा। शाहवानी खान जो थी वो यहाँ से इनको ड्रॉप कर देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अभी बाबर क्या था? इंडिया में एंट्री किया था, बट यहाँ पर क्या है? पानीपत के युद्ध के बारे में बात हो रही है। मीन्स भारत में पूरी तरह से उसकी एंट्री हो गई है और पानीपत के युद्ध के साथ ही बाबर का आधिपत्य शुरू होता है, मुगल डायनेस्टी शुरू होता है इन इंडिया, भारत में। दैट इज द ईयर 1526। वो कौन सा साल था? तो 1526 में बाबर भारत में एंट्री करता है और उसी साल पानीपत का युद्ध भी होता है। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाता है। कौन हारता है? इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाता है और शासन सत्ता उसकी किसके हाथ चली जाती है? बाबर के। दैट इज द फर्स्ट एंड ग्रेट विक्ट्री ऑफ बाबर। ये भारत में बाबर की पहली सबसे बड़ी विजय थी, पानीपत के युद्ध का विजित हो जाना। सेकेंड क्वेश्चन, पानीपत के 2 युद्ध के बारे में हमें पता चलता। मुगल डायनेस्टी में पानीपत का सेकेंड वॉर भी मेंशन किया गया है। तो ये सेकेंड वॉर जो मेंशन किया गया है वो कब और कहाँ हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के समय काल में हुआ था, यानी कि अकबर के साथ हुआ था, जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। मीन्स अगर देखा जाए तो ये हेमू और बैरम खां के बीच रियल में हुआ था। बैरम खान किसका प्रतिनिधित्व करते थे? अकबर के संरक्षक थे। और ये हुआ कब था? 1556 में। 1556 में जब हुमायूं की डेथ होती है तो हेमू अपनी सेना के साथ दिल्ली के शासन को प्राप्त करने के लिए, वहाँ का राजा बनने के लिए चल पड़ता है। ऐसी कंडीशन में बैरम खान को जब पता चलता है तो वो पंजाब में तुरंत अकबर का राज्याभिषेक करके और 1556 में पानीपत के क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध करता है। तो ये दूसरा जो युद्ध था पानीपत का वो किसके बीच हुआ था? बैरम खान जो कि अकबर का संरक्षक था और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू बुरी तरह से परास्त हुआ था। मीन्स आप कह सकते हैं कि इस युद्ध में बहुत ज़्यादा नरसंहार किया था। दिस वॉर इज रिमेंबर एट द मैसेकर। इसे हम नरसंहार के रूप में याद रख सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी
और बाबर के बीच में हुआ था, जबकि द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो नरसंहार से भरा हुआ था और ये हिमू तथा बैरम खान के बीच हुआ था। हुमायूं का क्या अर्थ होता है? हुमायूं एक वर्ड है जो कि सेकेंड जो मुगल डायनेस्टी के किंग थे उनका नाम हुमायूं है। तो इस शब्द का क्या अर्थ है? वैसे तो कॉमनली इस शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो है भाग्यशाली। क्या है? भाग्यशाली। दैट्स क्लियर। अब नहीं भूलेगा, हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट विद द नेम ऑफ हुमायूं। लेकिन अगर देखिए तो हुमायूं की लाइफ में ये जो नाम है वो उचित तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से मैच नहीं करता। वजह क्या है? क्योंकि पूरी लाइफ हुमायूं जो है वो भागता रहा और उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए, जबकि हुमायूं का मतलब ही भाग्यशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी दैट वॉज बिलोंग टू ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश से बिलोंग करती है, उसकी स्थापना किस भारतीय मुगल शासक के समकालीन की गई थी? अगर हम देखें तो इसकी स्थापना अकबर के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन में किया था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी दैट वाज सर्कुलेटेड इन इंडिया एंड रूल्ड नियर अबाउट 100 years। अगर हम देखें तो अकबर के शासनकाल में जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने के लिए हमने खुद ही इनवाइट किया था। कहीं ना कहीं हमने उन्हें चांसेस दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हुमायूं नामा किसने लिखा था? द बुक विच नेम इज हुमायूं नामा, एक ऐसी पुस्तक जिसका नाम हुमायूं नामा है, उसकी रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? दैट इज गुलवदन बेगम। गुलवदन बेगम। ठीक है। तो गुलवदन बेगम जो हैं वो हुमायूं नामा की लेखिका हैं, जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है किसकी? हुमायूं की। किस में? हुमायूं नामा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? अगर हम देखें बाबर के शासनकाल में ये बाबर द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध था। मीन्स वन एवरी ईयर ही कैरी ऑन टू मेंटेन अ वार। हर साल वो एक युद्ध करता था। 1529 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तृतीय युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच? मेदिनी राय और बाबर के बीच। मेदिनी राय और बाबर के बीच किया गया था। ठीक है। वैसे टोटल कुल कितने युद्ध बाबर ने लड़े थे? अगर हम देखें तो बाबर ने जब इंडिया में एंट्री की थी 1526 से लेकर उसकी डेथ कब हुई थी? 1530 में हुई थी। उसने हर साल लगातार युद्ध लड़ा था। कुल मिलाकर के उसने 4 युद्ध लड़े थे। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 दूसरा जो था खनवा का युद्ध, 1527 तीसरा हमारा जो है चंदेरी का युद्ध, दैट इज 1528 जो कि मेदिनी राय के साथ हुआ था। एंड लास्ट 29 में इन्होंने लड़ा था अफगान और मोहम्मद लोदी के बीच, जो कि कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध था। और 1530 में इनकी डेथ हो जाती है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था?
अकबर के फादर की डेथ जब हुई थी तो अकबर की एज बाबर जैसे ही थी, 12 इयर्स का था। ठीक है, कितने साल का था अकबर? 12 ईयर का था। इसके संरक्षक के रूप में बैरम खान थे। कौन थे? बैरम खान इसके पैट्रोनाइज थे, यानी कि संरक्षक थे। ठीक है, जब बैरम खान को पता चलता है अकबर के फादर की डेथ हो गई है और हेमू जो है वो सेना के साथ दिल्ली पर कब्जा करने आ रहा है, ऐसी कंडीशन में अकबर क्या करता है? बैरम खान फटाफट अकबर का राज्याभिषेक करता है पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। वो जगह कौन सी थी? पंजाब। पंजाब का कलानौर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब का कलनौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जहां पर क्या हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब के कलनौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में, व्हेन हिज फादर हुमायूं वॉज डाइड, जब उसके फादर हुमायूं की डेथ हो गई थी। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? चौसा का युद्ध, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ हुमायूं। हुमायूं के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध, जो कि कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, इन विच हुमायूं वॉज डिफीटेड। जिसमें रिजल्ट क्या हुआ? हुमायूं जो था वो हार गया। चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, उस युद्ध में हुमायूं हार गया था। और जब वो गंगा नदी से होकर के जा रहा था तो वो डूबने वाला था। ऐसी कंडीशन में उसे बचाने वाला एक शख्स था जिसको उन्होंने एक दिन का नवाब बनाया था। और उसने क्या किया था? उसने एक दिन के नवाब बनने पर, राजा बनने पर चमड़े के सिक्के का प्रचलन किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक दिन का नवाब कौन था? वो व्यक्ति जिसने हुमायूं की जान बचाई थी वो कौन था? और एक दिन का नवाब उसे किसने बनाया था? तो उस व्यक्ति का नाम था निजाम चिश्ती। क्या नाम था? निजाम चिश्ती। जिसे एक दिन का राजा किसने बनाया था? हुमायूं ने बनाया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध पूरी तरह से अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर का अनुकरण करने वाले सेनापति कौन थे? इनके मान सिंह। अगर हम मैनुअल देखें, राजा के रूप में तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, लेकिन वैसे मुख्य तौर पर यह मानसिंह की गाइडलाइंस में हुआ था। तो मानसिंह और राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में वीर गति को कौन प्राप्त हुआ था? महाराणा प्रताप हुए थे। किस किस के बीच हुआ था ये? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अगर ईयर की बात है तो ये 1576 में हुआ था। 1576 में यह युद्ध जो था वो हैंडल किया गया था।
कविराज के नाम से किसे जाना जाता है या कविराज किसे कहते हैं? कविराज अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें से एक रत्न के रूप में कविराज थे। कविराज के रूप में हम किसको जानते हैं? तो वीरबल को कविराज की उपाधि प्राप्त थी। वीरबल का वास्तविक नेम महेश दास था। क्या नाम था? महेश दास। ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना 9 रत्नों में से 9 अकबर के 9 रत्नों में एक थे। अगर इनके रिलेशन को देखा जाए, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि इनके फादर कौन थे, तो बैरम खान के पुत्र थे। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खान के पुत्र। ठीक है। बैरम खान कौन था? जिसने अकबर के फादर हुमायूं की सहायता की थी फिर से सेना को रिस्टोर करके भारत पर अपना आधिपत्य जमाने हेतु। गोंडवाना भूमि से अकबर के विरुद्ध लड़ने वाली वीरांगना कौन थी? गोंडवाना भूमि से अकबर के विरुद्ध लड़ने वाली वीरांगना कौन थी? तो गोंडवाना भूमि से लड़ने वाली वीरांगना का नाम है रानी दुर्गावती। अगर हम, जो कि गोंडवाना क्षेत्र से लड़ी हुई थी, अकबर के कार्यकाल में जब इन्होंने युद्ध किया था, तो एक गोंडवाना और दूसरा कौन सा क्षेत्र था जहां से एक और वीरांगना ने युद्ध किया था? उसका नाम बताइए। जी हाँ, वो सेकेंड वीरांगना कौन थी? अहमदनगर से लड़ने वाली चांद बीबी। कौन थी? चांद बीबी, जिन्होंने अपने मातृभूमि अहमदनगर की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। वो कौन से 3 कर हैं जिनको फिफ्टीन 62 में कौन सा वर्क है जिसे अकबर ने समाप्त किया था, जिसका उन्मूलन किया था? इन 1562 दास प्रथा दास प्रथा का जो है, इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया था, पूरी तरह से समाप्त किया था। एंड 1563, अगर हम 1563 की बात करें तो इन्होंने तीर्थ कर की समाप्ति की थी। क्या कर दिया था? जो तीर्थों पर कर लगता था उसको समाप्त कर दिया था। इन 1564 1564 की अगर बात की जाए तो सबसे महान काम इन्होंने क्या किया था? 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो 3 यानी कि 3 मुख्य कार्य जो कि अकबर के द्वारा स्पेशली 62, 63 और 64 1562, 63 और 64 में किए गए, उसमें से दास प्रथा उन्मूलन, तीर्थ कर समाप्ति और जजिया कर की समाप्ति थी। इबादत खाना का निर्माण कहाँ किया गया है? इबादत खाना को हम प्रेयर प्लेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रार्थना स्थल के नाम से इबादत खाना को जाना जाता है, जहाँ पर धार्मिक परिचर्चा को हैंडल करने के लिए स्पेस बनाया गया था। उस जगह को किस नाम से जानते हैं? इबादत खाना, जहाँ बैठ कर के अकबर दूसरे धर्मगुरुओं के साथ समन्वय करता था या फिर मीटिंग करता था। ये कहाँ पर है इबादत खाना?
इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी, ठीक है। प्रार्थना स्थल इबादत खाना, इबादत खाना कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया है। पंचमहल का जो स्ट्रक्चर है वो किस पर बेस है? पंचमहल, पंचमहल जो है, पंचमहल का स्ट्रक्चर बौद्ध मठ पर आधारित है। किस पर आधारित है? बौद्ध मठ पर, ठीक है। जो बौद्धों के मठ बनते थे उन्हीं के बेस पर अकबर ने क्या बनवाया था? पंचमहल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? पंचमहल का निर्माण करवाया था। अगर अकबर की बात की जाए, अशिक्षित मुगल सम्राट, अशिक्षित मुगल सम्राट कौन था? वो कौन था? अकबर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा चहेता प्रिय द ग्रेट अकबर के नाम से, महान अकबर के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति अशिक्षित था, वास्तव में इलिटरेट था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। फिर भी उसने अपनी शासन सत्ता को 50 ईयर, नियर अबाउट 50 ईयर्स तक स्मूथली रन किया, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से रन किया। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि उसने अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ व्यवस्थित नियम बनाए थे, जैसे मनसबदारी व्यवस्था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया था, शक्तियों का विभेदीकरण, आप कह सकते हैं विकेंद्रीकरण कर दिया था, सभी को पावर दे दिया था कि अपने एरिया का संरक्षण करें, उसके डेवलपमेंट के लिए वर्क करें, अपने पब्लिक को यानी कि जो सब्जेक्ट है, जनता है, उसे खुश रखें, उनसे डायरेक्ट अटैचमेंट बना करके रखें। और सेकेंड इसने क्या किया था? कर निर्धारित कर दिया था। कर को उन्होंने दहसाला प्रथा पर निर्धारित किया था, दहसाला पद्धति लागू कर दी थी कि एक बार जिस भूमि की कर निश्चित हो गई, अगले 10 सालों तक उस भूमि का वही निश्चित कर रहेगा। इसके बाद उस भूमि का सर्वेक्षण करके उसकी उत्पादन क्षमता को जान करके आगे उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। So I hope you are able to understand the topic that is belong to the practice session. Thanks to all of you.